हो गया बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बुक दे दे मुझे एक ज़रा। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिव्यू इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा ये 9th में आपने पढ़ी हैं। पढ़ी हुई है ना, ये फेमस 3 इक्वेशंस थी कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो तो उस केस में दो चीज़ें हम लेंगे। एक तो ये कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो और उसके बाद ए उसका यूनिफॉर्म हो, प्लस दूसरा वो एक लीनियर मोशन कर रही हो, स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा मोशन कर रही हो? स्ट्रेट लाइन मोशन। सीधी एक सड़क के ऊपर जा रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, तो उसके अंदर जितनी भी उसके टर्मिनोलॉजीज़ आएंगी, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितनी वेलोसिटीज़ हैं, क्या टाइम है, ये सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए, कितना एक्सेलरेशन है, ये सारी चीज़ें बेटा फाइंड करने के लिए 9th में आई थिंक ये आपने इक्वेशंस पढ़ी थी। तो भाई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो सपोज़ आपकी गाड़ी यहाँ पे कहीं चल रही है, तो आप जा रहे हैं भाई वी आई वेलोसिटी के साथ, आपने फिर रेस बढ़ाई, आपकी वेलोसिटी जब गाड़ी यहाँ पहुँची तो वेलोसिटी कितनी हो गई? वी एफ। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो गाड़ी में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। अब वो जितने टाइम में होगा वो टी टाइम है। तो बहरहाल अब इसमें वी आई कितना है वो आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, ए कितना है वो भी इससे फाइंड। तो ये सारी चीज़ें आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड इक्वेशन थी वहाँ पे एक एस इज इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर। पढ़ी थी ये भी आपने कि अगर हम ये देखना चाहें कि गाड़ी ने जब यहाँ से यहाँ पहुँची है तो यहाँ से यहाँ तक फासला कितना तय किया है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप ये सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। और थर्ड में हमारे पास ये है, थर्ड इक्वेशन ये है, वो ये कहती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। इससे भी आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस भी, फाइनल वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी भी। एक और उसने लिखी हुई है, वो इससे थोड़ी सी इन्हीं से है कि आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, एस इज इक्वल टू वी टी। पढ़ा होगा ना आपने 9th-10th में। अब एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा? उसको उसने ऐसे नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक वाले ने दूसरे तरीके से लिखा है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है वी आई प्लस वी एफ, दोनों को ऐड करें और कितने पे डिवाइड करते हैं? 2 पे डिवाइड करते हैं, इस तरह एवरेज निकलती है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने का ये भी एक फार्मूला है, ये भी हैं, ये भी हैं। तो इस तरह ये इक्वेशंस आप यूज़ करके किसी भी बॉडी का जो लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी आप इन इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? एक और बात, जब आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे तो ये इक्वेशंस आपको जस्ट, मैं थोड़ी बात बताने लगा हूँ, जस्ट आपको आंसर देंगी, यानी कि एस का कोई आंसर देंगी 4 मीटर इस तरह, या फिर वो वी आई का कोई आंसर देंगी 4 मीटर इस तरह से पर सेकंड। तो ये है तो वी आई एक वेलोसिटी, लेकिन जब हम इन इक्वेशंस में इनको ट्रीट करेंगे तो वेलोसिटी जो है एक वेक्टर है ना, क्या है? एक वेक्टर। यहाँ जब हम इन कैलकुलेशंस को करेंगे तो इन वेक्टर्स को मैनिपुलेट करेंगे, इनको हम समझेंगे, इनको हम एज अ स्केलर ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? स्केलर। कि जब ये इक्वेशन आपको आंसर देगी वी आई का तो जस्ट 4 ही देगी ना, डायरेक्शन तो नहीं ना साथ बताएगी, है कि नहीं? तो एक स्केलर ही बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारे पास बेटा ये भी आप कह सकते हैं कि अगर वी आई आपके पास 4 मीटर पर सेकंड है और वी एफ कुछ इस तरह से आ रहा है -5 मीटर पर सेकंड,
हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर ये प्लस माइनस साथ आएँ तो ये बताएंगे कि आपका जो वेक्टर आप ले रहे हैं वो डायरेक्शन उसकी क्या होगी, अब रिवर्स हो गई, उलट हो गई। समझ आ गई? फिर ये प्लस माइनस साथ शो करेंगे कि अब उसके बाद बेटा नीचे हमारे पास एक छोटी सी चीज़ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या टॉपिक है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक फेमस साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गैलीलियो। उन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट जो है, एक आइडिया जो उन्होंने प्रेजेंट किया, उन्होंने आइडिया में दिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है बेटा? पढ़ा हुआ है आपने पहले इसको? कहाँ पढ़ा था आपने? 9th में पढ़ा था। तो गैलीलियो ने कहा कि अगर हम किसी बॉडी को फ्री फॉल करवाएं, किसी हाइट पे चढ़ जाएं, आप बेटा ध्यान इधर रखें, ये कोई टावर है, आप यहाँ ऊपर हाइट पे खड़े हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जब आप मुख्तलिफ बॉडीज़ को, एक स्टोन ले लें, आप चलें, एक आप पेज ले लें, एक आप चलें फुटबॉल ले लें, तो गैलीलियो ने कहा कि जब आप मुख्तलिफ मैसेज को फ्रीली फॉल करवाते हैं, इनको ऊपर से फेंकते हैं, और फ्री फॉल का मतलब क्या कि इनको आज़ाद हरकत करने की इजाज़त दी जाए। अब आज़ाद का मतलब क्या? अगर इनको नीचे फेंका जाए, नीचे से जितनी भी एयर वगैरह है जो इसके ऊपर बाहर से फोर्सेस लग रही हैं सारी, अगर वो हम क्या कर दें, किसी तरह से उनको ख़त्म कर दें, फ्री फॉल, कि अब ये किसी फोर्स के ज़रिए असर ना हो, बाहर से इनको कोई ना तंग कर रहा हो, तो फिर क्या होगा? जब ये नीचे आएंगी तो इन सब ज़ाहिर है, फिर इनको, ये अर्थ अगर पड़ी हुई है तो अर्थ इनको अपनी जानब क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है ना, इनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है, अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है। जब किसी मैस के ऊपर फोर्स लगे, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। तो इनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इन सब में। अब वो जो एक्सेलरेशन यहाँ प्रोड्यूस होगा, उसको हम ए के बजाय किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जब ये नीचे आएंगे तो गैलीलियो ने कहा कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को अगर आप फॉल करवाएं, चाहे उनके मैसेज डिफरेंट हों, उनकी शेप्स भी डिफरेंट हों, जो मर्जी हो, लेकिन उन सब में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक जितना ही होगा। और वो एक्सेलरेशन कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहरहाल आप पिकनिक की आप समझ तो गए हैं बात को, लेकिन सिंपल करता हूँ। इसका मतलब ये, गैलीलियो के इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये कि जब आप इन तीनों चीज़ों को नीचे फेंकेंगे तो तीनों एक ही वेलोसिटी के साथ इकट्ठे ही नीचे आएंगे। कैसे होता है आपकी डेली लाइफ में? पॉसिबल है? आप फुटबॉल को फेंकें, पत्थर को फेंकें और पेज को फेंकें, आप कहीं ये तीनों एक साथ तो नहीं आते। एक तेज़ आ रहा है, एक आहिस्ता आ रहा है। जो तेज़ आ रहा है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा है, जो आहिस्ता आ रहा है उसमें एक्सेलरेशन कम है, जो सबसे आहिस्ता उसमें एक्सेलरेशन और कम है कि नहीं? डेली लाइफ में तो हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि सब के एक्सेलरेशन क्या हैं? डिफरेंट है। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि सब के एक्सेलरेशन क्या होगा? एक जैसा ही होगा। वो हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ हवा है, एयर रेजिस्टेंस है। अब जो भारी चीज़ है उसको हवा कम रेजिस्ट कर सकती है क्योंकि उसका अपना वज़न ज़्यादा, वो नीचे को फोर्स ज़्यादा एक्ट कर रहा है। और जो भारी हल्की सी चीज़ है, पेज है, उसका हल्का सा वज़न है, उसको हवा नीचे से ज़्यादा तंग करेगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। बात पे की है। इसके ऊपर आप जाके यूट्यूब के ऊपर आप एक वीडियो भी देख सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। अमेरिका में उन्होंने एक लेबॉर्ट्री में इस तरह किया है कि उन्होंने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को एक कमरे में उन्होंने नीचे गिराया, देखा कि फ़ुटबॉल पहले आ रहा है और एक पंख सा है वो बाद में आ रहा है, पेज है वो भी बाद में लेट आ रहा है। लेकिन बाद में जब उसी चैम्बर में, उसी लेबॉर्ट्री में उन्होंने वहाँ से सारी एयर, सारी चीज़ें एक्सपेल करके खाली जगह बना दी, स्पेस, वैक्यूम कह ली।
जब फिर उन तीनों को फॉल करवाया गया, फुटबॉल, वो पंख सा, पर सा एक, और वो जो भी पेज वगैरह, तो देखा तीनों एक ही जितनी वेलोसिटी के साथ, एक ही जितनी एक्सेलेरेशन के साथ नीचे आ रहे। क्लियर हो गया कि यही ग्रेविटी का इफेक्ट है कि अगर आप ग्रेविटी, जो लास्ट टाइम थोड़ा सा मैंने बात किया था, ये असल में ग्रेविटी इनके ऊपर असरअंदाज हो रही है, जिसके बारे में आगे जाके मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूँगा, अगले चैप्टर में जाके ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। हालांकि न्यूटन साहब ये फरमा रहे हैं कि हैवी मैस होगा तो फिर ग्रेविटेशन की फोर्स ज़्यादा होगी। आइंस्टाइन इसके कॉन्ट्राडिक्ट है, वो कहते हैं ऐसी नहीं है। ये गैलीलियो की उस बात को अब आइंस्टाइन ने आके एक्सप्लेन किया है। स्पेस टाइम कर्व के बारे में, स्पेस टाइम के बारे में उसने जो सारा कॉन्सेप्ट है उसने एक्सप्लेन किया। आगे जाके आपको पढ़ाऊँगा कि न्यूटन का क्या ग्रेविटेशन के बारे में कॉन्सेप्ट था और आइंस्टाइन का क्या था, ठीक है। और उस चीज़ को अगर हम आइंस्टाइन वाली बात को माने कि ग्रेविटी सब के ऊपर एक जितना इफ़ेक्ट कर रही है, हैवी ऑब्जेक्ट्स, बहरहाल वो जो भी कॉन्सेप्ट है वो आगे पढ़ेंगे तो जाके पता लगेगा। यहाँ से आप क्या याद रखेंगे, गैलीलियो के अकॉर्डिंग जब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फॉल करवाते हैं और फ्री फॉल करवाते हैं, ज़्यादा ना गिराते हैं, तो उनमें एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। और जितनी भी बॉडीज़ डाउनवर्ड फॉल करेंगी उनका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। और जिन चीज़ों को हम ऊपर को फेंकेंगे ऑपोजिट, उनका जो जी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात याद रखिए आप। क्लियर हो गए। सो इसको हम डिफाइन करते हैं, द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग bodies under the influence असर of gravity is called, क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। बेटा क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। के ग्रेविटी के ज़ेरे असर कोई बॉडी अगर फ्री फॉल मूव करे तो उसमें एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस होता है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन कहते हैं। अब बेटा इसका हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, मैंने उधर मेंशन कर दी है। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन के आप आसपास रहें, ठीक है कि नहीं। बहरहाल और हमारे पास वो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात बता दी, वो भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे हमारे पास बेटा क्या टॉपिक है, चेंज होगी। बेटा आप देखें, अगर आप ये मैंने आगे वैसे वो आइंस्टाइन का जो कॉन्सेप्ट बता रहा था कि जो स्पेस टाइम में बैंड पड़ा हुआ है ना, अगर आप हैवी ऑब्जेक्ट के पास हों, जितने पास हों उतना आपको ज़्यादा फील होगी। यहाँ से आके वो आइंस्टाइन और न्यूटन की ये बात थोड़ी मैच करती है कि हैवी ऑब्जेक्ट के जितना पास, जितना आर कम हो उतनी आपको ग्रेविटी ज़्यादा फील होगी। वहाँ अब फोर्स ग्रेविटी की ज़्यादा लगेगी तो वहाँ एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी। तो यही बात एग्जांपल कि अगर आप चांद पे चले जाएं, ये चांद अगर मून है और ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे जी की वैल्यू है 1.6, यहाँ जी और है, यहाँ जी और है। क्लियर हो गया। तो अगर आप हैवी ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से वो ग्रेविटी आपको फील हो रही है, जिसकी वजह से स्पेस टाइम कर्व में बेंड आया है, आप वो फिर वही बात कि इस चीज़ों का अभी आपको आइडिया नहीं, जैसे जैसे उससे आप दूर जाते जाएंगे तो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है कि नहीं। उसके बाद बहरहाल सिंपल इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इन्वर्स स्केयर ला है 1/r² वाला, आर इंक्रीज़ होने से ग्रेविटी की फोर्स के ऊपर असर पड़ेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो आप इसके ऊपर जाके एक वीडियो देखिएगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। आगे मज़ीद आप जब देखेंगे प्रैक्टिकली तो आपको पता लग जाएगा।
आगे हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आगे का टॉपिक है न्यूटन्स अच्छा बेटा, आपने न्यूटन के कितने लॉज पढ़े थे 9th में? 3 ही पढ़े थे। वही 3 हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे और एक दफ़ा रिव्यू करेंगे क्विक सा, और फिर हम उससे आगे जो भी टॉपिक है देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो न्यूटन के लॉज हैं इनका जो ताल्लुक है बेटा जी, वो न्यूटोनियन फिज़िक्स, न्यूटन की जो फिज़िक्स है, या इसको क्लासिकल मैकेनिक्स भी या फिज़िक्स भी कहते हैं, इससे इसका ताल्लुक है। इसको हम इस कैटेगरी में लेके आते हैं। और जो न्यूटन के लॉज हैं बेटा, ये कहाँ पे वैलिड होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये लॉज सिर्फ वहाँ पे वैलिड होंगे जहाँ पे आपकी जो बॉडीज़ हैं वो बड़ी लिमिटेड स्पीड के साथ मूव कर रही। इसका क्या मतलब? ये जो न्यूटन साहब ने लॉज हमें 3 दिए हैं, 9th में आप पढ़ते हैं इतने लॉज के, ये है वो भी हम उसको रिव्यू भी करेंगे। ये लॉज सिर्फ वहाँ तक काबिल कबूल हैं, वहाँ तक हमें जवाब सही देते हैं, वहाँ तक इनकी एक्यूरेसी बेहतर होती है जहाँ तक हमारी स्पीड्स क्या हों, लिमिटेड, महदूद हों, स्पीड्स हमारी कम हों। इसका क्या मतलब कि हमारी जो डेली लाइफ में हमारी स्पीड है वो कंपैरेटिवली टू स्पीड ऑफ लाइट मैंने बताया था कहाँ 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी ज़्यादा स्पीड। और उसके मुकाबले में जो हमारी स्पीड है इंतहाई कम है, हम 100, 200, 400 इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं ना। तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा, हमारी जो स्पीड्स हैं वो बड़ी इंतहाई कम हैं स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में, इंतहाई महदूद हैं हमारी गाड़ियों की, जहाज़ों की। तो वहाँ तक तो जो न्यूटन के लॉज हैं वो आंसर सही देते हैं, ये सही हमें जवाब देते हैं। लेकिन अगर आप क्या करें, अगर आप ऐसी बॉडीज़ के मोशन को स्टडी करना शुरू कर दें जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपके पास एक नई फिज़िक्स आएगी जिसको मॉडर्न फिज़िक्स कह लें, या फिर उसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी कहते हैं। फिर वहाँ आगाज़ होता है इसका, जो कि जिसके फाउंडर आप कह लें अल्बर्ट आइंस्टाइन है। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये इनके फाउंडर कौन है? आइजैक न्यूटन है। कौन है इनका? आइजैक न्यूटन। अब ये वाली फिज़िक्स जो है ये कहाँ पे कि अगर बॉडीज़ मूव कर रही हों एट वेरी हाई स्पीड्स, जो कि जो स्पीड जो है वो इनकी किसको अप्रोच कर रही हो? स्पीड ऑफ लाइट को। ऐसी बॉडीज़ जो बड़ी तेज़ मूव कर रही हैं कि उनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है, इतनी तेज़ है। तो उस केस में क्या होगा? ऐसी बॉडीज़ के लिए ये वाले जो न्यूटन के लॉज हैं ये फिर इनका ये जवाब दे जाएंगे, ये हमें फिर एक्यूरेट आंसर नहीं देंगे। इनसे फिर हम, जैसे जब आप एटम को डीपली स्टडी करते हैं, एटॉमिक लेवल के ऊपर जाके आप फिज़िक्स को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन और बड़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, इस तरह फोटॉन्स की मोशन, ये लाइट की मोशन जो है, जब इस लेवल पे जाके आप डिस्कस करेंगे या किसी बॉडी को आप उसका मोशन इतना तेज़ है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है, तो वहाँ जाकर अगर हम इनको यूज़ करके कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे जवाब सेटिस्फेक्शन वाले नहीं होंगे, इनको फिर हम यूज़ करेंगे। ठीक है नहीं? और देखा गया कि जो हाई स्पीड के ऊपर बॉडीज मूव कर रही हैं वाकई ही ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं यूज़ करके आंसर सही आ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ
कि अगर हम ये यूज़ करें ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, और अगर हम किसी बॉडी की इनकी मदद से कैलकुलेशंस करके किसी बॉडी की पोजीशन फाइंड करें जीपीएस सैटेलाइट को यूज़ करके, तो जो हमारी एक्यूरेसी होती है, हमारी जो पोजीशन है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, वो उसमें जो दुरुस्तगी है उसके इम्कान समझ लें कि 90 से 95% है कि जो हमने जवाब निकाला वो दुरुस्त हो सकता है 90 से 95% तक। और अगर हम इससे निकालेंगे तो हमारा जवाब जो है वो 40, 35, 30% इतना दुरुस्त हो सकता है, बाकी कुछ ना कुछ कमी उसमें हो सकती है। बात समझ आई? बहरहाल तो ये मैंने थोड़ा सा दिया इसका टच। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन का लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो देखते हैं, रिव्यू करते हैं इनको जल्दी जल्दी, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कुछ माइंड में आई है बात कि नहीं? अभी जो आपने फिज़िक्स पढ़नी है बेटा वो ये पढ़ेंगे अब आगे जाके। आप इससे अब इस चुंगल से निकलेंगे अब आप, ठीक है, इधर को जाएंगे, नई चीज़ें हैं सीखें, पिक करें उनको, हाँ इनको भी दिमाग में रखें, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जी। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नो नेट फोर्स, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट, फोर्स ही एक्ट कर रही है, कोई नेट फोर्स ना कर रही हो, वैसे फोर्सेस बेशक हो, तो उस केस में क्या होगा? इसको नेट फोर्स को ये भी कहते हैं अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से कोई ऐसी फोर्स लग रही है जिसमें कोई बैलेंस तवाज़ुन नहीं है, ठीक है कि नहीं? जैसे ये चेयर पड़ी हुई है, यहाँ बुक टेबल पे पड़ी होती है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, रिएक्शन ऊपर को लग रहा होता है, एक्शन नीचे, उसमें एक तवाज़ुन है, एक्विलिब्रियम उसमें स्टैब्लिश्ड है ना। तो वैसे ऐसी फोर्स लगाएं जो कि अनबैलेंस्ड हो, तो उस केस में हमारे पास देखें क्या होगा। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स कोई भी एक्सर्ट ना हो रही हो, बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, और बॉडी अगर रेस्ट में पड़ी होगी, तो वो हमेशा से किस में रहेगी? रेस्ट में ही रहेगी, ये हमेशा के लिए। जब तक उसके ऊपर बाहर से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो मूव नहीं करेगी। क्लियर हो गया जी? और दूसरा कि अगर बॉडी मूव कर रही हो किसके साथ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वह हमेशा किसके साथ मूव करती रहेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव। इसका मतलब ये कि मैं अगर एक गाड़ी को 50 की वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से धक्का दे के छोड़ दूं, तो हमेशा से वो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं कभी। अब आप कहेंगे सर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, गाड़ी तो रुक जाती है कुछ देर के बाद। फुटबॉल को किक करके छोड़ें, थोड़ी देर बाद रुक जाता है। वजह फिर वही कि उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। कौन सी? फ्रिक्शन वाली, है कि नहीं? गाड़ी के पहिए और उसमें रोड में फ्रिक्शन है। अगर हम फ्रिक्शन को रिमूव कर दें, बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, फ्रिक्शन कोई भी ना हो, तो उस केस में बॉडी इस को फुलफिल करेगी। रेस्ट में है तो ऑलवेज रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो ऑलवेज मोशन में रहेगी। ये बात समझ आ गई? ये ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब उसके बाद बेटा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों भाई? इसकी वजह यह है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये बॉडीज़ की जो इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? इनर्शियल प्रॉपर्टीज़, उनको स्टडी करने के लिए या फिर उनसे रिलेटेड होता है। अब ये इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ वाला क्या चक्कर है? उससे पहले मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ इनर्शिया का। किसका? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बेटा ये मिटा दूँ मैं, ये बुक पे है, वहाँ से मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? देखें, इनर्शिया किसी बॉडी की एक ऐसी करैक्टरिस्टिक है, एक ऐसी खूबी है, एक ऐसी खासियत है जिसकी बिना पे
अगर हम उस बॉडी में कोई चेंज करने की कोशिश करेंगे, तब्दीली, तो इनर्शिया उसको रेजिस्ट करेगा, उसकी मुखालफत करेगा कि मैंने ये चेंज आपको लाने नहीं देना। मिसाल के तौर पे मैं रेस्ट पे हूँ, आप मुझे आगे पीछे से धक्का देते हैं कि सर आप रेस्ट पे हैं, चलिए हम चल पड़ें थोड़ा सा, तो आप मेरे में चेंज लाना चाह रहे हैं, मुझे मोशन देना चाह रहे हैं। इनर्शिया कहेगा मैंने आपको मोशन करने, आप जिस हालत में उसी में रहें। समझ आ रही बात की? और अगर मैं मूव कर रहा होता, आप आगे से मुझे रोकने की कोशिश करते, आप सुपरमैन बनने की कोशिश करते अपनी तरफ से कि रुक जाएं, तो इनर्शिया कहता कि क्योंकि आप मोशन में हैं, आप अपनी हालत को बरकरार रखें, मैंने आपको रुकने। तो जिस स्टेट में आप होते हैं, इनर्शिया ये हेल्प करता है कि आप उसी स्टेट को कंटिन्यू रखें। अगर उसके ख़िलाफ़ आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपको कौन रोकेगा? इनर्शिया रोकेगा। समझ आ गई बात की? तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। जो बच्चे वीडियो देख के नोट कर रहे हैं वो लेक्चर को रोक के वहाँ से फिर इजीली सारा लेक्चर नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो इनर्शिया अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की कैसी खूबी है, कैसी खासियत है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट रेजिस्ट्स, ये मुखालफत करती है, एनी चेंज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, कि बॉडी में हम कोई चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो उसको कौन रेजिस्ट करेगा? इनर्शिया रेजिस्ट करेगा, ठीक है कि नहीं? जैसे आपका पंखा रुका हुआ, आप बटन ऑन करते हैं, पंखा रेस्ट पे था, इनर्शिया कहेगा रेस्ट पे रहो। अब करंट इसको चलाने की कोशिश करेगा तो इनर्शिया इसको रोकेगा। समझ आ रही बात की? अब देखिए मैं यहाँ पे इनर्शियल प्रॉपर्टी को भी बीच में लाने लगा हूँ। एक छोटा सा मैस है, एक छोटी सी डब्बी सी है, कि बड़ा मैस है। किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है उसका ताल्लुक उसके मैस से होता है। उसके जितना किसी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसका मतलब ये उतना उसका मैस भी ज़्यादा होगा। मैस ज़्यादा किसी बॉडी का तो उतना उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अब ये देखें, इसका मैस कम है तो इनर्शिया भी इसका क्या होगा? कम होगा। और इसका मैस ज़्यादा तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। अब क्या ख्याल है, अगर ये रेस्ट में पड़ा हुआ था और हम इसको मूव करवाना चाहते हैं तो फिर हमें इसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़े, क्योंकि रेस्ट पे कम है तो इस पर हमें फोर्स भी क्या लगानी पड़े? कम। और यहाँ पे हमें फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? ज़्यादा। ये जो उस दिन मैंने बात की थी, स्पीड ऑफ लाइट के साथ हम मूव क्यों नहीं कर सकते? जब आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं तो आपका मैस बेटा इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा कि उसके साथ जो इनर्शिया अटैच होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। इतना बड़ा मैस बन जाएगा वो। मैस बड़ा होने का मतलब ये है कि उसका इनर्शिया इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको मूव करवाने के लिए पीछे से आपको फोर्स इंतहाई ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इतनी फोर्स हमारे पास है ही नहीं कहीं। समझ आ रही बात की? तो अब ये देखें, तो यहाँ पे मूव करवाना है या रेस्ट पे रखना है, वो जो रेस्ट वगैरह पहला जो हम कर रहे थे कि नेट फोर्स लगाएंगे तो फिर ये काम होगा, वो सारा किस में अब आ रहा है? इनर्शिया की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है ना, कि इनर्शिया इसको कह रहा है रुको या चलो, है कि नहीं? तो क्योंकि ये बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में है, ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि जिसके पास जितना इनर्शिया कम उतना उसको रेस्ट पे रखना आसान है, मूव करवाना आसान है, और जितना इनर्शिया ज़्यादा उतना उसको नेट फोर्स बाहर से लगा के मूव करवाना या रोकना मुश्किल है कि नहीं? तो इसीलिए बेटा ये, क्योंकि इनर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसलिए हम इसका दूसरा नाम क्या रखते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर होगी बेटा बात? चलें बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये था हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो इसकी स्टेटमेंट ये है, अ बॉडी
in state of rest or moving with uniform velocity will not change its state। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट वाली हालत में रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन वाली हालत। क्यों हंस रहे हैं आप? अनटिल, जब तक, एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कि जब तक हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे तब तक बॉडी अपनी हालत को क्या रखेगी, बरकरार रखेगी। ठीक है कि नहीं? ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ। तो उसके बाद बेटा एक छोटी सी बात है, जो मैथ है इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ inertia of a body। अभी मैं बता रहा था कि किसी बॉडी में कितना इनर्शिया है, यही डिफाइन करता है कि उस बॉडी का मास कितना है। समझ आ रही है कि नहीं? तो बाहर आगे बेटा हमारे पास ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ, मैं इसको क्विक रिव्यू करता हूँ ताकि आप जल्दी से बुक से इसको फिर बाद में देख लीजिएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि भाई, ये मिटा दूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, यहाँ पे नेट फोर्स नहीं लग रही थी ना, अगर दूसरा केस है कि फोर्स लगाएं तो क्या होगा, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी वो देख लेते हैं। तो फिर वो सेकंड लॉ बन जाएगा। तो सेकंड लॉ ये कहता है न्यूटन का कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर क्या लगाएं बेटा, फोर्स लगाएं, किसी मास m के ऊपर क्या लगाएं, फोर्स लगाएं, तो उस मास में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब ये कि डब्बा अगर पहले रेस्ट पे पड़ा हुआ है, मैं ठुड्डा लगाया, उसको फोर्स लगाई, पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी, अब वो चल पड़ेगा ना, वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं? तो वेलोसिटी चेंज होना यही क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो सिंपल कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। वो जो एक्सेलरेशन होता है बेटा याद रखना है, वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के लगाई। जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा जाएगा दूर, ज़्यादा तेज़ जाएगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ। और जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। यानी कि छोटे मैसेज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना आसान है, थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे चल पड़ेगा, और बड़े मैस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना मुश्किल है, कि जितना मैस ज़्यादा उतना एक्सेलरेशन कम, इन्वर्स रिलेशन है। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसके बाद हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है, उसको भी जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर करके जा रहा हूँ। थर्ड लॉ बेटा हमारे पास क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। आप किसी को छेड़ेंगे तो आगे से वो आपको छेड़ेगा। ठीक है बच्चों? सो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन वो एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, कि अगर इधर से 5 न्यूटन लगी है तो उधर से भी 5 न्यूटन लगे, लेकिन दोनों डायरेक्शन में क्या होंगे, जैसे आप बॉल को दीवार पे मारें, आप 5 न्यूटन से मारेंगे, दीवार वही उठा के आपके मुंह पे मारेगी 5 न्यूटन के साथ, आती है गेंद वापस कि नहीं, तो वो रिएक्शन हो रहा है। दूसरी बात एक आपने याद रखनी है कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये कभी भी किसी एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं कर सकते।
दो मुख्तलिफ अजसाम पे एक्शन और रिएक्शन लगेंगे। जैसे आप ज़मीन के ऊपर चल रहे होते हैं तो आप ज़मीन को पुश कर रहे हैं अपने फीट के साथ, पीछे को आप लगा रहे हैं ज़मीन पे एक्शन, आप ज़मीन पे लगा रहे हैं और ज़मीन आप पे लगा रही है रिएक्शन, और आप किधर को मूव कर रहे हैं। तो एक्शन ज़मीन पे लग रहा है और रिएक्शन आप पे लग रहा है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्शन और रिएक्शन लग रहा है। अंडरस्टैंड जी। तो ये बेटा हमारे पास आज का काम था। आई होप आपको आज के लेसन की समझ आई होगी। ठीक है, चीज़ों को समझें, पढ़ें गौर से घर जाके, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं, आसान है। और कल इंशाल्लाह इससे आगे हम पढ़ेंगे जो भी हमारे पास टॉपिक आई थिंक वो मोमेंटम के बारे में है। तो अपना ख्याल रखें जी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। ठीक है।